हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाईक्वेस्ट एकेडमी। आज वाईक्वेस्ट एकेडमी में हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशन का पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। जो कुछ बच्चे कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए थे वो सब हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो स्टेट्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, बड़े-बड़े स्टेट जैसे कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, क्राइसिस वगैरह हमने सब जो है लास्ट पार्ट्स में कवर कर लिया है। तो आज इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे सिक्किम मर्जर से। देखो, जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया 1947 का जो टाइम था, तो उस टाइम पे जो सिक्किम था ना, वो इज एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, जो कि इंडिया की सुरक्षा के अंदर था, इंडिया के प्रोटेक्शन के अंदर था। मतलब ये चाहे उस टाइम पे इंडिया का पार्ट भी नहीं था और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और एक सॉवरेन कंट्री भी नहीं था। देखो, सिक्किम डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशन को इंडिया देखता था कि सिक्किम का डिफेंस और फॉरेन रिलेशन के जितने भी इश्यूज थे ना, उसको उससे डील जो था इंडिया करता था। बट जो इसके इंटरनल का ग्राउंड वर्क था, एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम था ना, वो इनके जो राजा थे, सिक्किम के राजा चोग्याल देखते थे। चोग्याल सिक्किम मोनार्च थे, वो देखते थे। This agreement run into a difficulty as the Chogyal was unable to deal with the democratic aspiration of the people. और ये जो एग्रीमेंट चल रहा था इंडिया और सिक्किम के बीच में, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत जब शुरू होता है, जब जो चोग्याल जी थे, जो राजा थे, वो अब जो है लोगों की प्रॉब्लम्स से अच्छी तरह, जो उनका डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन था, उनकी जो लोकतंत्रता की डिमांड थी ना, उससे अच्छे से डील नहीं कर पा रहे थे। तो क्योंकि एक तो जो सिक्किम की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में मेजोरिटी लोग थे ना, वो नेपाली थे। बट जो चोग्याल था वो बिलोंग करता था एक स्मॉल अलाइड कम्युनिटी से, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से, लापचा भूटिया कम्युनिटी। द एंटी चोगिया लीडर ऑफ बोथ द कम्युनिटी sought and got support from the government of India। तो जितने भी एंटी चोगिया लीडर थे नेपाल सिक्किम के, उन उन दोनों ने उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिलता है। एंड फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ सिक्किम असेंबली, सिक्किम असेंबली इन 1940 1974 के अंदर जो है पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं सिक्किम के अंदर। जो सिक्किम गवर्नमेंट वेयर स्वेप्ट बाय सिक्किम कांग्रेस व्हिच स्टूड फॉर ग्रेटर इंटीग्रेशन विद इंडिया। और ये जो है इस पे सिक्किम कांग्रेस जो है मेजोरिटी से जीतती है, जिनका जिससे जो है इंडिया के साथ रिलेशन और भी अच्छी हो जाती है। तो असेंबली फॉर सॉट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट। पहले जो था असेंबली ने स्टेटस ऑफ एसोसिएट स्टेट की डिमांड करी, ठीक है। और एंड देन इन अप्रैल 1975 पास द रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर फुल इंटीग्रेशन विद इंडिया। देखो, पहले इन्होंने मांगा कि तुम हमारी स्टेट को एक काम करो कि एसोसिएट बना दो, कि तुम इंडिया के साथ एसोसिएटिव स्टेट है नेपाल, सिक्किम में। बट 1975 में एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं सिक्किम के लोग, सिक्किम गवर्नमेंट, और सिक्किम को ना पूरी तरह से इंडिया के साथ जोड़ देती है, उसे पूरी तरह से जो है उसे इंटीग्रेट कर दिया जाता है इंडिया के साथ। एंड दिस वाज फॉलोड बाय अ हर्डली ऑर्गेनाइज्ड रेफरेंडम that put a stamp of popular approval ऑन द असेंबली रिक्वेस्ट। और इसको जैसे ही आया, गवर्नमेंट ने उतनी जल्दी से इसे मान लिया कि हाँ हाँ, इंडिया का जितना जल्दी इसको लेके आया, उतनी जल्दी इसको अप्रूवल मिल गया। एंड द इंडियन पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट इमीडिएटली एंड सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है। हमारी पार्लियामेंट ने इसको जब जितना क्विकली हो सकता था उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, और जो है सिक्किम का जो है इस वाले रिजोल्यूशन को पास किया। और इसी तरह से जो सिक्किम जो है ना, इंडिया की 22nd स्टेट बन जाती है यूनियन इंडिया की। एंड चोग्याल डिड नॉट एक्सेप्ट द मर्जर। जो चोग्याल थे वो इस मर्जर से खुश नहीं थे, तो उनके सपोर्टर थे, उन्होंने अक्यूज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इन्होंने जो है चीटिंग करी है, फोर्स का यूज किया है। बट जो मर्जर हुआ था, वो उसको जो है लोगों से, जो सिक्किम की पॉलिटिक्स है, लोग थे उनसे जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिला। तो ये तो थी सिक्किम की स्टोरी, कैसे जो है सिक्किम इंडिया का पार्ट बनता है। एंड ये जो काजी लंदुप दोरजी खांग सरपा थे, ये जो है लीडर थे डेमोक्रेसी मूवमेंट ऑफ सिक्किम के, फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल के। और लेटर लीडर बनते हैं ये सिक्किम स्टेट कांग्रेस के, जो इंडियन स्टेट के साथ इंटीग्रेशन करती है। ठीक है। एक इलेक्शन जीतने के बाद जो है ये फुल तरह से जो है इंडिया सिक्किम को जो है इंडिया से इंटीग्रेट कर देती है। एंड उसके बाद जो है ये सिक्किम कांग्रेस को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी मर्ज कर दिया जाता है। अब देखो, अकोमोडेशंस एंड नेशनल इंटीग्रेशन देख लेते हैं। देखो, the case have shown us that even after 75 year of independence some of issues of national integration were not fully resolved। देखो, ये बात तो देखा हमने समझ लिया ऊपर की
75 मतलब इतने साल होने के बाद भी, इंडिपेंडेंस की आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे अभी भी पूरी स्टेट के सभी स्टेटों का जो इंटीग्रेशन का इश्यूज़ है ना, उससे हम अच्छे से रिज़ॉल्व नहीं कर पाए हैं। वी हैव सीन द ओरिजिनल एस्पिरेशन रेंजिंग फ्रॉम द डिमांड ऑफ स्टेटहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ऑटोनॉमी एंड सेपरेशन कीप कमिंग अप। और हमने देखा है कि कैसे जो है रीजनल एस्पिरेशन की डिमांड आएगी, फिर स्टेटहुड की डिमांड होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ऑटोनॉमी में जाती है, ऑटोनॉमी से सेपरेशन की डिमांड आ जाती है। तो ये एक सीक्वेंस चालू ही रहा। The period since 1980 accentuated this tension and tested the capacity। जो बट 1980 का जो पीरियड था ना, उसमें जो ये प्रॉब्लम थी ना, बहुत ज्यादा लेवल पे थी, बहुत ज्यादा हाई थी, रेस पे थी। तो यहाँ पर जो है ना, हमारी जो कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, हमारी जो लीडरशिप है ना, उसको बहुत वो काफी टेंशन और टेस्ट का सामना करना पड़ा इन सब चीजों को देखकर। तो कुछ लेसन जो हमने इन सब चीजों से सीखे हैं, कुछ लेसन्स हैं। देखो, फर्स्ट एंड द मोस्ट एलिमेंट्री लेसन इज द रीजनल एस्पिरेशन आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पहला लेसन जो हमें मिला, ये मिला है कि जो रीजनल एस्पिरेशन है ना, वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, इससे भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हिल सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इश्यूज इज नॉट एन एब्रेशन और एन एबनॉर्मल फिनोमिना। और जो ये लोगों की डिमांड होती है रीजनल इश्यूज को लेकर, वो तो या तो कोई एक बहुत ही एबनॉर्मल फिनोमिना या कुछ नया चीज नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है, हर उसमें होती है। ठीक है, इवन इन स्मॉलर कंट्रीज लाइक यूके देयर आर रीजनल एस्पिरेशन इन स्कॉटलैंड। जैसे कि बड़ी बड़ी स्मॉलर कंट्रीज यूके में भी जो है, यूके के अंदर जो स्कॉटलैंड है उसको रीजनल एस्पिरेशन मिला है, वेल्स को मिला है, नॉर्थ आयरलैंड को मिला है, स्पेन में भी ऐसे जो है सेक्शनिस्ट मूवमेंट आए थे। और बास्कियो में भी, और श्रीलंका के अंदर भी ये हुआ है, तमिल को लेकर, तमिलियंस में लेकर जो हुआ था। ऐसे जो है बहुत ज़्यादा लार्ज और डाइवर्स डेमोक्रेसी जो हमारी इंडिया की है, तो इन सब चीज़ों से हमें रेगुलर बेसिस पे डील करना पड़ता है। रीजनल एस्पिरेशन जैसी चीज़ों से हम रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, और हमारा जो नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, वो फॉरएवर चलता ही जाता है। कहीं न कहीं से कोई ना कोई इश्यूज़ उठता ही रहता है। ठीक है, एंड द सेकंड लेसन इज दैट वे टू रिस्पॉन्ड टू रीजनल एस्पिरेशन इज थ्रू अ डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन रेदर देन थ्रू सप्रेशन। दूसरा लेसन जो हमने सीखा, जो हमने देखा कि जितने भी इश्यूज हुए हैं ना, वहां पर गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो नेगोशिएशन से, बातचीत से मामला हल करे, ना कि लोगों को सप्रेस करे। क्योंकि जितना सप्रेस करेगा लोगों में, उतना गुस्सा बढ़ेगा, और जो है उतना ही चांसेस होता है कि राइट्स ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो सेकंड जो था लेसन, वो ये था कि जो जितना भी कोशिश किया गया इन सब चीज़ों को, रीजनल एक्सप्रेशन के जितने भी डिमांड्स थी, उन सबको कोशिश की गई कि उन्हें जो है एक डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन के थ्रू जो है रिस्पॉन्ड करा जाए। रेदर देन थ्रू सप्रेशन। उन्हें सप्रेस करने की जगह उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। एंड लुक देख हो जगह, जैसे कि सिचुएशन थी 80s के अंदर, मिलिटेंसी पंजाब में उठती है, कैसे पंजाब के अंदर जो है उग्रवाद उठता है, प्रॉब्लम्स पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितनी सारी ये प्रॉब्लम जो है लगातार बढ़ रही थी। आसाम के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, कश्मीर के वाले ही, कश्मीर के अंदर जो है लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों वहां पर भी मिलिटेंट्स जो था बहुत ज्यादा हो रहा था। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग these simple law and order problems, the governments of India reached negotiated settlement with the regional government। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए भी, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि वो इन सब इश्यूज को जो है ना, बातचीत से ही नेगोशिएट करके ही सेटल कर ले, रीजनल गवर्नमेंट की जितनी भी बातें हुई है। दिस प्रोड्यूस अ रिकॉग्नाइजेशन विद द रिड्यूस द टेंशन एग्जिस्टिंग इन मैनी रीजन। इससे क्या हुआ, एक तो रिकॉग्नाइजेशन होता है, स्टेटों का जो है सेंटर और स्टेट का मिलाव होता है, और जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मिजोरम के अंदर कैसे पॉलिटिकल सेटलमेंट के बाद जो है वहाँ की जो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई थी। तीसरा जो लेसन हमने इस चैप्टर में सीखा, वो था इज अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो, इट इज नॉट सफिशिएंट टू हैव अ फॉर्मल, एक तो पावर शेयरिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने ये भी देखा है कि एक, क्योंकि जैसे कि सिर्फ एक फॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शन होना, स्ट्रक्चर होना बहुत सिर्फ वो काफी नहीं है। बिसाइड द ग्रुप्स एंड पार्टीज हैव द फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर इन द पावर एट द स्टेट लेवल। उसके साथ साथ जो वो है, मेजोरिटी में ग्रुप्स है, पार्टीज है एक रीजन की, जितने भी, उन सब चीजों को भी एक जो स्टेट लेवल पर भी है, उनसे पावर शेयर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अपने रीजन की प्रॉब्लम्स को वो अच्छे तरीके से ज्यादा समझेंगे। ठीक है, तो रीजन लेवल पर जो है इन पार्टीज का, ग्रुप्स का जो है पावर में आना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। सिमिलरली इट इज नॉट एफिशिएंट सफिशिएंट टू से दैट दीज स्टेट्स और द रीजन्स हैव ऑटोनॉमी इन देयर मैटर्स, और
ये भी कहना देखो ठीक नहीं है कि जो ये स्टेट है, रीजन्स हैं, इनके पास जो है ऑटोनॉमी होती है अपने मैटर्स में। देखो दीज रीजन टुगेदर फ्रॉम द नेशन, ये छोटे छोटे रीजन मिलके ही तो देश बनता है। सो द रीजन मस्ट हैव अ शेयर इन डिसाइडिंग द डेंसिटी ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। तो रीजन को भी नेशन की डेस्टिनी को, नेशन की किस्मत बदलने में थोड़ा काम करना पड़ता है। अगर वो रीजन जो है वो अपना शेयर नहीं दे पा रहा है नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग में, तो थोड़ा उसे होगा कि उसके साथ अनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, एलिनेशन जो है थोड़ा फैल सकता है। जो चौथा लेसन हमें मिला है वो मिला था कि रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। चौथा लेसन ये था कि जो रीजनल इम्बैलेंस होता है ना इकोनॉमी को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, इससे जो है ना लोगों के अंदर थोड़ा होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कि उनके रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, उनके लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। तो हमें जो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो सबके लिए इक्वल लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजनल इम्बैलेंस इज अ फैक्ट of India development experience. देखो naturally the backward state or backward region in some state feel that their backwardness should be addressed on priority basis and that the policies of the Indian government have caused this imbalance. कुछ स्टेट्स जो होती है, जो बैकवर्ड होती है और बैकवर्ड रीजन होता है ना, देखो उनका मानना ये होता है जो उनकी बैकवर्डनेस को ना उनको गवर्नमेंट को लेको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत होती है। दे शुड बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड तो उसी हिसाब से जो है इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए। कुछ स्टेट जो है काफी गरीब रह जाते हैं, कुछ जो है रैपिडली जो है डेवलप कर जाते हैं। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस और इंटर रीजनल इमाइग्रेशन है ना, इससे जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लेड होती है इमाइग्रेशंस की, और इम्बैलेंस की जो है यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। Finally, these cases make us appreciate the farsightedness of the maker of the constitution in dealing with the question of diversity। और दूसरा हमने ये भी देखा कि कैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो उनकी दूरदर्शिता थी, दूरदृष्टि थी, कि कैसे उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लेता कि डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन उठेगा तो उससे हम लोग जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे डील करेंगे। द फेडरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय इंडिया इज अ फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट। एक तो जो हमारा फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट है। While most of the state have equal powers, there are special। देखो जैसे कि सभी स्टेट के पास इक्वल पावर है, बट कुछ स्टेट ऐसी भी है जिनको स्पेशल पावर या स्पेशल स्टेटस का मिला है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो आर्टिकल 370 दैट कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू कश्मीर वाज, और जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल स्टेटस मिला था, जो उसको जो है दोबारा से अपग्रेड उसको हटा दिया गया, प्रोवोक कर दिया गया 2019 के अंदर। सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ डिफरेंट ट्राइब्स एंड कम्पीट tribes complete autonomy of preserving their practice and customary law। और जो सिक्स शेड्यूल जो था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें अलाउ करता है जो डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलना, कि वो अपने प्रैक्टिस को, अपने कल्चर को, कस्टमरी प्रैक्टिसेस को, लॉस को जो है वो प्रिजर्व कर सके, प्रैक्टिस कर सके, उन्हें प्रिजर्व कर सके। इसी वजह से दिस प्रोविजन प्रूव द क्रूशियल इन द रिजॉल्विंग वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रूव करता है कैसे जो है ना कुछ जो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को है ना उसे सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पर लोगों के कल्चर और प्रैक्टिस को जो है प्रिजर्व करने का जो है उनको राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होता है। What distinguishes India from many other countries that face similar challenges in that constitutional framework in India? देखो इंडिया का क्या डिफरेंट है और कंट्री से जिन्होंने ऐसे सेम सिचुएशन को फेस किया, बट इंडिया जो है कि इनको कैसे ना कैसे करके ओवरकम कर चुकी है। वो ये था कि जो एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा फ्रेमवर्क है, वो काफी फ्लेक्सिबल है, अकोमोडेटिव है, उसमें टाइम टू टाइम हम लोग चेंज करते रहते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो ज्यादा मच मोर फ्लेक्सिबल है और अकोमोडेटिव है। देयरफॉर रीजनल एस्पिरेशन आर नॉट एनकरेज टू एक्सपोज सेपरेटिज्म। इसी वजह से जो रीजनल एस्पिरेशन होता है ना उसको हम बढ़ावा नहीं होने देते कि अब उन्हें बिल्कुल सेपरेटिज्म जो है उन्हें मिल जाएगा, नहीं। तो इंडियन पॉलिटिक्स हैज सक्सीडेड इन एक्सेप्टिंग रीजनलिज्म एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हम हमारी पॉलिटिक्स जो इंडियन पॉलिटिक्स ना वो बात समझ चुकी है, जो हमें रीजनलिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक पार्ट मान के चलना पड़ेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं गोवा का लिबरलिज्म। देखो, although the British Empire in India come to end in 1947, Portugal refused to withdraw from the territory of Goa। देखो माना ब्रिटिश जो है 1947 में हमें आजादी देके चले गए थे, जो पोर्टुगीज थे जो गोवा के अंदर थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। गोवा दमन दीव में जो लोग रह रहे थे, जो कि कॉलोनियल रूल 16th सेंचुरी से रह रहे थे। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग रूल द पोर्टुगीज सपोज
suppress the people of Goa and denied them civil rights। तो इतना लंबा रूल करने के बाद जो पोर्टुगीज लोग थे ना, उन्होंने जो है गोवा के जो लोग थे उनको सप्रेस किया और उनको जो है उनको उनके जो सिविल राइट्स थे ना वो देने से मना कर एंड कैरिड आउट फोर्स रिलीजन कन्वर्जन। और वहां पर जो है धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फोर्स्ड हो रहा था, लोगों पे थोपा जा रहा था। So after India independence, the India government tried very patiently at to pursue the Portuguese government to withdraw। देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ने ना बहुत शांतिपूर्वक कोशिश की कि अब जो है हमें पोर्टुगीज गवर्नमेंट जो है उनको अब बोला जाए कि आप इंडिया से विड्रॉ करें, आपको अब इंडिया से जाना पड़ेगा। इसलिए देयर वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट विद इन द गोवा फॉर फ्रीडम। तो गोवा में भी एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट हुआ फ्रीडम के लिए, कि पोर्टुगीज से फ्रीडम के लिए गोवा के अंदर एक मूवमेंट चला। देयर वाज स्ट्रेंथेंड बाय द सोशलिस्ट सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र। ये जो मूवमेंट है ना, ये सोशलिस्ट जो एक सोशलिस्ट थे सत्याग्रही जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, उनसे उन्होंने चलाया। एंड फाइनली इन दिसंबर 1961 दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजी और विच लिबरेट और इन स्टेट्स को 2 दिन के अंदर जो है गोवा दमन दीव को जो है यूनियन टेरिटरी का पार्ट बना दिया। आर्मी भेजी और सिर्फ 2 दिन का एक्शन हुआ, बेरली 2 days ऑफ एक्शन, और गोवा दमन दीव इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भागना पड़ा। आफ्टर द कॉम्प्लिकेशन और सुन उसके बाद जो है अनदर कॉम्प्लिकेशन उठता है कि लेड बाय द महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जो है वो कॉम्प्लिकेशन उठाने शुरू करते हैं, इसको एनजीपी भी कहते हैं। वन सेक्शन डिसाइड दैट गोवा एज अ महाराष्ट्र स्पीकिंग एरिया शुड बी मर्ज विद महाराष्ट्र। क्योंकि जो एक बड़ा सेक्शन था गोवा के अंदर जो जहाँ पर मराठी स्पीकिंग जो मराठी भाषा के लोग मराठी स्पीकिंग लोग रहते थे, वो उनकी डिमांड ये थी कि जो ये एरिया जो है ना इसको महाराष्ट्र से जो है इसको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है। और जो बाकी जो गोयंस थे, जो बाकी गोवा के लोग थे, वो वर कीन टू रिटेन अ सेपरेट गोवन आइडेंटिटी एंड कल्चर पर्टिकुलरली इन कोंकणी लैंग्वेज। जो दूसरे जो गोवा के लोग थे, दूसरी जो लोग थे, उनका मानना ये था कि नहीं, उन्हें अपना खुद का सेपरेट गोवन आइडेंटिटी चाहिए, कल्चर और पर्टिकुलरली द और उनको अपनी अलग लैंग्वेज चाहिए, कोंकणी उनकी जो लैंग्वेज है गोवा की उसको प्रिजर्व करके चलना था। तो इस वजह से जो है ये जो देखो जो ये महाराष्ट्र की डिमांड थी वो महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी से हो रही थी, और जो गोवा वाली डिमांड थी वो यूनाइटेड गोवन पार्टी से हो रही थी, यूजीपी से हो रही थी। ठीक है। इन जनवरी 1967 द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अ स्पेशल ओपिनियन पोल इन गोवा आस्किंग पीपल टू डिसाइड इफ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और रिमेन सेपरेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा क्या करा कि उन्होंने 1967 के अंदर एक पोल रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओपिनियन पोल रखा, जहां पर लोगों से पूछा गया कि तुम जो हो आप लोग खुद डिसाइड करो कि आपने गोवा के अंदर रहना है, आपने एक सेपरेट रहना है या महाराष्ट्र का पार्ट बनना है। तो रेफरेंडम लाइक प्रोसीजर वाज रिफ्यूज वर यूज्ड टू असर्टेन पीपल विशेस ऑन द इश्यूज। लोगों से पूछा गया, द मेजोरिटी वोटेड इन फेवर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। ज्यादातर जो मेजोरिटी जो थी ना वोटों की, वो ये थी कि लोग चाहते थे कि वो महाराष्ट्र से सेपरेट रहे, वो जो है महाराष्ट्र में मर्ज होना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, गोवा को जो है एज अ उसे कंटिन्यू रखा गया, वो यूनियन टेरिटरी बन के रहा, और 1987 में फाइनली गोवा को जो है स्टेटहुड मिल जाता है और वो बन जाती है एक स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन की जो है वो स्टेट बन जाती है गोवा। अब जो है एक द्रविडियन मूवमेंट जो था ना वो रह गया, हमने लास्ट हम कवर करना उसको भूल गए थे। तो द्रविडियन मूवमेंट को भी और एक बार कवर कर लेते हैं। ये रहा, कहाँ गया, हाँ देखो, what Dravidian movement, what Daku was Giradu, Therku Thai Kiradu। ये जो था ना बहुत फेमस स्लोगन था जो द्रविडियन मूवमेंट में यूज हुआ है रीजनल मूवमेंट के दौरान पर। इसका मतलब ये था जहां पर एक टाइम पे जहां नॉर्थ थ्राइव कर रहा है, जितना नॉर्थ थ्राइव कर रहा है उतना जो है साउथ जो है वो गलता जा रहा है, वो डिके होता जा रहा है। ये पॉपुलर स्लोगन सम ऑफ द डोमिनेंट सेंटिमेंट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट का ये सबसे फेमस स्लोगन था एक टाइम पे। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन, एक तो द्रविडियन मूवमेंट जो था ना वो फर्स्ट रीजन मूवमेंट था हमारी कंट्री का, इंडियन पॉलिटिक्स का। ठीक है। तो सम सेक्शन ऑफ दिस मूवमेंट वाज एम्बिशन ऑफ क्रिएटिंग अ द्रविड नेशन। कुछ का मानना है तो कुछ जो सेक्शन था ना जो मूवमेंट में वो चाहता था एक द्रविड नेशन बने, साउथ जो है वो अलग हो जाए इंडिया से। एम्बिशंस of creating a Dravida nations, the movement did not take to arm. It used तो इसमें जो है ना आर्म का यूज नहीं किया गया. It was used democratic means like public debates and the electoral platforms to achieve its end. तो इस
इस मोमेंट्स में क्या हुआ, लोगों ने जो है पब्लिक डिबेट्स का इस्तेमाल किया, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है इसको करा, क्योंकि पब्लिक डिबेट्स करी है लोगों ने इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म पर जो है इस मूवमेंट को कैसे ना कैसे उसके एंड तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। ठीक है। दिस ट्रेजेडी पेड ऑफ एज द नेशन एज द मूवमेंट acquired political power in the state and also become the influential at the national level। और जो ये इनकी ट्रेजेडी थी ना कि इसको एक वॉलेंट मूवमेंट ना बना के एक पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाना, लोगों को जो है इसके लिए जो है अवेयरनेस फैलाना, पब्लिक डिबेट्स में लाना, इलेक्ट्रोल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना, तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये काम करती है धीरे धीरे। जो ये द्रविडियन मूवमेंट था ना वो एक पॉलिटिकल पावर, इसको स्टेट के अंदर पॉलिटिकल पावर मिलनी शुरू हो जाती है, और एक धीरे धीरे जो है पूरे नेशन में भी जो है ना नेशनल लेवल पर जो है इसका इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो जाता है। देखो, द्रविडियन मूवमेंट जो था उसको लेड कर रहे थे द्रविडर काजगम। डीके जो है उसको लेड कर रहे थे। ये जो है एक तमिल सोशल रिफॉर्मर के अंडर में काम, अंडर उसकी जो तमिल सोशल रिफॉर्मर थे एवी रामास्वामी पय्यर, उनकी जो है लीडरशिप के अंदर था, ये उनके लीडरशिप के अंदर काम कर रहे थे। देख, एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज द ब्राह्मण डोमिनेंस एंड अफर्म्ड रीजनल प्राइड अगेंस्ट द पॉलिटिक, इकोनॉमिक एंड कल्चर डोमिनेंट टू द नॉर्थ। और जो ये पूरा वो था मूवमेंट, इसमें जो इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन था ना वो एक ब्राह्मण्स की जो डोमिनेंस थी सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर, उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहा था। द organization strongly opposed the Brahmins' dominance and affirmed regional pride against the political, economic and cultural domination of the north। और ये ब्राह्मण डोमिनेंस के अगेंस्ट था, रीजनल प्राइड को ये मान रहे थे, बट ये जो वहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन है ना नॉर्थ का, उसके अगेंस्ट था। इनिशियली द द्रविड मूवमेंट स्पोक इन अ टर्म ऑफ होल साउथ इंडिया। जो द्रविड मूवमेंट है ना वो पूरे का पूरा साउथ इंडियन की बात, साउथ इंडिया को लेके चल रहा था, बट इसके अंदर कुछ स्टेटों तक जो है इसका सपोर्ट जो था ना द्रविडियन मूवमेंट में, लिमिटेड सपोर्ट था स्टेटों से। ठीक है। एंड हाउएवर लैक सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट लिमिटेड। ये मूवमेंट जो था बेसिकली तमिलनाडु तक ही लिमिटेड रह पाया, बाकी स्टेटों से जो है ना इसको बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है, डीके जो है स्प्लिट हो जाता है एंड द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ द मूवमेंट वाज ट्रांसफर्ड टू द्रविड मुंतरा काजगम। उसके बाद डीके स्प्लिट हो जाता है और जो है डीएमके जो है वो पावर में आती है। उसके बाद जो इसकी जो लेगेसी होती है, पॉलिटिकल लेगेसी होती है इस मूवमेंट की, वो द्रविड डीएमके के पास जो है ट्रांसफर हो जाता है। डीएमके मेड इट एंट्री इन पॉलिटिक्स इनटू थ्री प्रोगोन्ड एविएशन इन 1953 एंड 54। डीएमके जो है ना अपनी पॉलिटिक्स में एंट्री लगाते हैं तीन बड़े जो है मूवमेंट्स के बाद 1953 से 54 के बीच में जो हुए थे। पहला था, इट डिमांडेड द रिजोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल नेम ऑफ कालाकुड्डी रेलवे स्टेशन which was renamed दलमियापुरम। एक तो पहली डिमांड जो इनकी ये थी कि जो एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन कालाकुडी रेलवे स्टेशन जो है ना उसको दोबारा से रीनेम किया जाए, क्योंकि उसको रीनेम करके उसका जो नाम बदल दिया गया था और उसका नाम रख दिया था दलमियापुरम। तो लोग जो है इसके अगेंस्ट थे। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ, ये जो नाम था ये एक इंडस्ट्रियल हाउस के नाम पे रखा गया था जो नॉर्थ में बेस कर रहा था। दिस डिमांड ब्रॉट आउट इन अपोजिशन टू द नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिंबल। ये जो डिमांड थी ना ये नॉर्थ इंडिया की जो इकोनॉमिक और कल्चरल सिंबल है उनके अगेंस्ट है। साउथ चाहते थे कि वो अपना कल्चर प्रिजर्व करे, उनके साउथ में उनका कल्चर रिप्रेजेंट हो, ना कि नॉर्थ वालों का कल्चर रिप्रेजेंट हो। तो जो उनका सेकंड डिमांड था, सेकंड एगेशन जो था उनका, was for giving तमिल कल्चर हिस्ट्री अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन स्कूल करिकुला। दूसरा डिमांड इनका ये था कि जो तमिल के जो साउथ के जो स्कूल्स है ना उनके अंदर तमिल कल्चर है, तमिल हिस्ट्री है, साउथ हिस्ट्री है, उसको इम्पोर्टेंट दिया जाए स्कूलों के अंदर। उनके जो स्कूल सर्कुला में जो है तमिल कल्चर हिस्ट्री को जो है डाला जाए। तीसरी जो उनकी डिमांड थी वाज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की क्राफ्ट एजुकेशन की स्कीम थी ना उसके अगेंस्ट थी। इसमें बोला गया विच इज अलेस्ड वाज लिंक्ड टू ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक, क्योंकि वो लोगों का मानना ये था कि जो ये स्कीम है वो ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक से है, ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक पे बेस्ड है और उससे लिंक्ड है। इट वाज अगेशिएटेड अगेंस्ट मेकिंग हिंदी। और फिर ये आया कि अब जो है हिंदी को जो है कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की जो डिमांड थी ना नॉर्थ के, तो उसकी उसके अगेंस्ट थी कि हिंदी को जो है कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाया जाए। द सेक्शन ऑफ द एंटी हिंदी एगेशन ऑफ 1965 एडेड टू द डीएमके पॉपुलैरिटी। और जो ये डिमांड आई थी ना डीएमके की तरफ से कि जो एंटी हिंदी की जो डिमांड थी 1965 से, इससे क्या होता है जो डीएमके की जो पॉपुलैरिटी होती है ना भाई साहब वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब जो है साउथ में डीएमके पॉपुलर है। ठीक है। सस्टेन पॉलिटिकल एगिटेशन ब्रॉट द डीएमके
पावर इन द असेंबली इलेक्शन इन 1967। 1967 में जो है डीएमके जो है वो असेंबली इलेक्शन जो है अपनी जीतते हैं, वो पावर में आते हैं 1967 के इलेक्शन के अंदर। एंड सिंस देन द डीएम द्रविडियन पार्टीज हैव डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु। तब से ही जो है द्रविडियन पार्टीज जो डीएमके की पार्टीज है ना, वो तमिलनाडु के अंदर राज कर रही है। तमिलनाडु में जो है उनका रूल चल रहा है। दो डीएमके स्प्लिट आफ्टर द डेथ ऑफ लीडर सी अन्नादुराई जो उनके लीडर थे, उनकी डेथ के बाद जो है वो स्प्लिट होती है, दो भागों में बढ़ती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द्रविडियन पार्टीज इन तमिल पॉलिटिक्स एक्चुअली इंक्रीज। पर जो इन्फ्लुएंस था ना द्रविडियन पार्टीज का, वो तमिल की जो पॉलिटिक्स में था ना, वो बहुत ज्यादा और बढ़ गया स्प्लिट के बाद। आफ्टर द स्प्लिट वो टू पार्टीज बनी, एक तो थी डीएमके, एक थी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। दो पार्टीज में डिवाइड होती है, डीएमके और एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके। द क्लेम्ड द्रविडियन लेगेसी, ये थी जो दो क्लेम्ड द्रविडियन लेगेसी थी। बोथ दिस पार्टीज हैव डोमिनेट पॉलिटिक्स इन तमिलनाडु फॉर द लास्ट 4 डेकेड्स। 4 डेकेड से 4 दशकों से 40 साल मान लो, ये जो दोनों पार्टीज है ना, ये तमिल की जो पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रही है सिंस 1960 1996। वन ऑफ दिस पार्टी वाज अ पार्ट ऑफ अ रूलिंग कोलिशन एट द सेंटर। 1966 से एक ना एक पार्टी जो है वो कोलिशन में आती है, रूलिंग कोलिशन बनती है सेंटर के लिए, सेंटर में। और 90s के अंदर मैनी अदर पार्टीज जो थी वो एमर्ज होती है, जैसे कि मुरम्मल मुरम्मल लार्ची द्रविडन मुनारता कजगम एमडी एमके पार्टी और पीएमके पार्टी पट्टाली मक्कल कच्ची एंड देसाई मुरपोकू द्रविडन Kazagam DM DK parties, all these parties have kept alive the issues of regional pride in the politics of Tamil Nadu। इन सब पार्टीज में एक चीज कॉमन थी, इन्होंने जो रीजनल प्राइड का इश्यूज था ना, रीजन का जो इश्यूज था ना, वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जिंदा रखा है आज तक। इनिशियल सीन एज अ थ्रेट ऑफ नेशनलिज्म, पहले जो था धीरे धीरे लगता था कि ये जो है इंडियन नेशनलिज्म के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, बट रीजनल पॉलिटिक्स जो तमिलनाडु की इतनी गुड होती अच्छी होती गई, एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया कि ये कंपेटेबिलिटी का एग्जाम्पल बन गया, रीजनलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में कंपेटेबिलिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल बनता गया धीरे धीरे। हाँ, तो इसी के साथ जो है रीजनल एस्पिरेशन का चैप्टर खत्म होता है, ड्राविडियन मूवमेंट के साथ जो है ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको जो है ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एक चैप्टर बचा है, उसके बाद जो है ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।